हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। तो हमारी जो ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ के तहत हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने 19 का पेपर सॉल्व किया, 18 का पेपर सॉल्व किया, 17 का पेपर सॉल्व किया, 16 का पेपर सॉल्व किया। आज हम यूपीएससी 2015 के प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व करेंगे, राइट। तो हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यूपीएससी के अभी तक 19 से लेकर के 16 तक के पेपर को हमने सॉल्व किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी 2020 देने वाले हैं या यूपीएससी 2021 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करना है फिर भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम 2015 के पेपर का सॉल्व करेंगे और ना सिर्फ सॉल्व करेंगे बल्कि एनालिसिस करेंगे कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है और क्या टेक्निक अपनाया जा सकता है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें और कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। तो इसका जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना और वहाँ से 2015 के यूपीएससी प्रीवियस ईयर के पेपर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इसका सीरीज़ ए है। यहाँ पे कई सारे हम ट्रिक्स को भी देखेंगे कि किस ट्रिक्स के माध्यम से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया जा सकता है। और मेरा पर्सनल मानना है कि यूपीएससी अगर आपको निकालना है, यूपीएससी का प्रीलिम्स, तो आपको सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको टेक्निक अपनाना पड़ेगा और टेक्निक के आधार पे ही यूपीएससी प्रीलिम्स को निकाला जा सकता है। और हम देखेंगे किस तरह का टेक्निक हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। पहला जो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में किसके लिए प्रारंभ किया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है कि देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए यह योजना लाया गया था। करंट का क्वेश्चन था ये। उस समय में 2015 में ये चर्चा का विषय था और उससे जस्ट इमीडिएट कुछ दिन पहले इस योजना को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। देखो, 14वां वित्त आयोग उस समय में चर्चा में था। इस बार अगर 2020 में आप दे रहे हैं या 21 में दे रहे हैं तो 15वें वित्त आयोग आपके लिए महत्वपूर्ण है, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों के मिलने वाले हिस्सा 32% से बढ़ा करके 42% कर दिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट दूसरा देखते हैं, इसने विशेष तौर पे सेक्टरों से जुड़े हुए अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की है। ये बिल्कुल गलत। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। आंसर इसका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्टालेजा उद्घोषणा, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन हुआ था ब्रिक्स बैंक की स्थापना के लिए। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि ब्रिक्स से रिलेटेड यह है। ब्रिक्स बैंक की स्थापना के लिए फोर्टालेजा घोषणा पत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, कि किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करता है। यानी टैक्स टू जीडीपी अगर रेशियो घटता है तो उसका मतलब क्या हुआ। पहला स्टेटमेंट है कि आर्थिक वृद्धि दर धीमा होना। टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर कम होगा तो निश्चित तौर पे हमारा आर्थिक विकास दर कम होगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय आय का कम इक्विटेबल वितरण। इसको इंग्लिश में देखो आप, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम होगा तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल आय का कम होगा। बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। जैसे वर्तमान में मान लो कोरोना का समय है, यहाँ पे वर्तमान में टैक्स टू जीडीपी रेशियो घट रहा है, लेकिन कुछ ऐसा सेक्टर है जैसे हेल्थ सेक्टर, हमें वहाँ पे पैसा खर्च करना जरूरी है तो हम वहाँ पे पैसा खर्च करेंगे। इसी तरह से डिफेंस सेक्टर है जिस पे इंडिया को पैसा खर्च करना अनिवार्य है और वहाँ पे सरकार पैसा खर्च करेगी। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया,
इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो नॉर्मली यूपीएससी में जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है नॉर्मली गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 5, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। तो उसका क्या कारण है? उसका बहुत ही सिंपल कारण है, ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है यह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र जो है बिरले ही वहाँ पे मिलते हैं, और यही कारण है कि वहाँ पे ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात नहीं पाया जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र में बिरले ही वहाँ मिलते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि हमारा जो सबसे पूर्वी राज्य है और सबसे पश्चिमी राज्य है, अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे पूर्वी राज्य है और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पहला स्टेटमेंट है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है, बिल्कुल व्याख्या करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखो, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते हैं। यानी अगर आप यानी सरकार, अगर सरकार राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व का उल्लंघन करती है तो सरकार को कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता। सरकार के खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये भी सही है। जबकि मौलिक अधिकार का सरकार हनन करती है, उल्लंघन करती है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सरकार नहीं मानती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। बेसिक स्टेटमेंट है, दोनों ही ऑप्शन सही है। आंसर इसका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमने अपने दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में कई बार डिस्कस किया है। 8 मूल उद्योग सूचकांक में निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? देखो, इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हमने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, कि 8 कोर इंडेक्स इसे कहा जाता है IIP, यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसको CSO प्रकाशित करता है, राइट। और इसमें 8 सेक्टर है, उसमें सबसे अधिक वेटेज जो है वो है रिफाइनरी सेक्टर को, और सेकंड पोजीशन पे आता है विद्युत, तीसरा नंबर पे इस्पात यानी स्टील आता है। तो अब ऑप्शन में देखो, रिफाइनरी उत्पाद जो है हमारे चारों ऑप्शन में कोई नहीं है, और सेकंड पोजीशन पे है विद्युत उत्पादन। तो हमने अपने साथ डिस्कस किया था कि लगभग 28% वेटेज के साथ रिफाइनरी उत्पाद पहला नंबर पे आता है, और दूसरा नंबर पे आता है विद्युत उत्पादन। जाके आप इसका क्रम देख लेना, चेक कर लेना, इस बार भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9 फ्लोटिंग वनस्पति। फ्लोटिंग वनस्पति कहाँ मिलता है? फ्लोटिंग अणु कहाँ मिलता है? तो इंडिया में मात्र एक नेशनल पार्क है जहाँ पे फ्लोटिंग वनस्पति मिलता है, और वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो मणिपुर में है, जिसे हम लोकटक झील के नाम से भी जानते हैं। और ये झील मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। इंडिया में मात्र 2 ऐसा साइट है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, एक लोकटक झील है और दूसरा का नाम आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया काफ़ी चर्चा में था उस समय में, और ये करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कि NIF केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल इसका गलत है। NIF अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करता है, ये गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर इसका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भारत में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का प्रभाव हो सकता है, यानी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का जो अधिक हम उपयोग करते हैं उसका क्या प्रभाव हो सकता है?
पहला स्टेटमेंट पढ़ो कि नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रोलिफरेशन हो सकता है। दूसरा है कि मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा कि भौम जल में नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है, लिंचिंग हो सकता है। देखो तीसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जो है साइट्स एंड IUCN के बारे में। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है साइट्स के बारे में और IUCN के बारे में, और अभी भी लगातार चर्चा में है, 20 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर, 21 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि IUCN यूनाइटेड नेशन का एक अंग है तथा साइट सरकारों के बीच अंतरराष्ट्रीय करार है। तो हम ये जानते हैं कि IUCN जो है यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब देखो पहला स्टेटमेंट अगर आप गलत है, मात्र आपने ये पता कर लिया कि IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं है, और पहला स्टेटमेंट गलत अगर हो गया तो A नहीं होगा, C नहीं होगा और D नहीं होगा, तो आपका आंसर मिल गया ऑप्शन B। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्वेश्चन दिखने में बड़ा लगता है, उससे आपको एक बेसिक पॉइंट पकड़ना है और उस पॉइंट को पकड़ के आप आंसर निकाल सकते हैं। देखो गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत को अनुमोदन कौन करता है? तो इसको आर्थिक मामलों के जो है मंत्रिमंडलीय समिति है ये अनुमोदन करती है। ये इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। आंसर ए बिल्कुल सही है। विश्वतीय धाराओं के पूर्वाभिमुख प्रभाव की व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल सही है कि दो विश्वतीय धाराओं का अभिसरण जो होता है ये इसका व्याख्या करता है। ये भी ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो यहाँ पे ट्रिक्स क्या है। ट्रिक्स ये है कि आप मान लो श्रीशैलम के बारे में आपको जानकारी नहीं है, ओंकारेश्वर के बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तो आपको जानकारी होगा कि पुष्कर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र पड़ता है आपको राजस्थान के आसपास में। पुष्कर मेला काफ़ी फेमस मेला होता है, राजस्थान का क्षेत्र है। अगर पुष्कर के बारे में आपको जानकारी है और आप ये जानते हैं कि पुष्कर का जो है ये महादेव पहाड़ी नहीं हो सकता है, पुष्कर नॉर्मली अरावली पहाड़ी के क्षेत्र में पड़ता है। राजस्थान में सिर्फ एक पहाड़ी है और उसका नाम है अरावली पहाड़ी, और अरावली पहाड़ी के क्षेत्र में पड़ता है। बेसिक आपको इसका कॉन्सेप्ट है। देन आप तीसरे जो है ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। तीसरा ऑप्शन गलत है। अगर तीसरा ऑप्शन गलत है तो बी होगा नहीं, सी होगा नहीं और डी होगा नहीं, क्योंकि तीनों में ही तीसरा स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर निकल गया ए। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड का आप उपयोग कर सकते हैं क्वेश्चन के राइट आंसर को पता करने के लिए। राइट। क्वेश्चन नंबर 16, रोलेट सत्याग्रह के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है कि रोलेट अधिनियम जो है सेडिशन कमेटी के सिफारिश पे लाया गया था, बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा पढ़ो आप कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुआ था, बिल्कुल गलत है। रोलेट सत्याग्रह 1918 के बाद थी और साइमन कमीशन 1928 के आसपास आया था। दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट है। तीसरा ऑप्शन गलत है, पहला सही है, तो आंसर हमारा निकल गया ऑप्शन बी। यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि तीसरा गलत है, पहला सही है। अच्छा दूसरा भी हो सकता है, राइट। एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ। सेकेंड नंबर भी पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट भी हम पढ़ते हैं कि रोलेट सत्याग्रह में गांधी ने होम रूल लीग का प्रयोग करने का प्रयास किया था, ये भी बिल्कुल गलत है, सॉरी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है और आंसर इसका हो जाएगा ए, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किनका इबोला परमाणु के प्रयोग से हाल में समाचार पत्रों में बार बार उल्लेख हुआ था? तो
इबोला वायरस उस समय में आया था और चर्चा में ये देश थे ऑप्शन बी गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, जो अफ्रीकन कंट्री थे वहाँ पे इबोला वायरस आया था और उसी को लेकर के चर्चा था। करंट का क्वेश्चन था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। देखो 18 में क्वेश्चन क्या है कि फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के ईंटों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट और पोर्टलैंड सीमेंट अंश के रूप में किया जा सकता है। ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, पहला स्टेटमेंट ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। तो जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ो, किसी एक स्टेटमेंट को अगर सही होता है या गलत होता है तो उससे सीधे आप मूव कर जाओ ऑप्शन पे। मान लो यहाँ पे अगर हमारे पास ऑप्शन ये है कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो पहला स्टेटमेंट अगर सही है तो या तो ए होगा आंसर या तो सी आंसर होगा, राइट। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा, सिर्फ दो ऑप्शन कि आपको या तो ए को चूज करना है या सी को चूज करना, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं। बी जो है दूसरा स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि यह भारत के पूरे समुद्री तट पे एक साथ पाया जा सकता है। डुगोंग के बारे में है। डुगोंग जो है गुजरात से लेकर के क्या वेस्ट बंगाल तक ये पाया जाता है? बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ये गलत स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन अगर देखो दूसरा स्टेटमेंट अगर गलत है तो ए होगा नहीं और बी होगा नहीं, या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है, और दोनों में ही सी और डी दोनों में ही तीन है, कॉमन है। तो तीसरा स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट सही हो गया। और पहला स्टेटमेंट क्या है कि यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा सी मिल गया। तो तीसरा स्टेटमेंट आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में औपनिवेश के आर्थिक आलोचक थे, तीनों ही थे। दादा भाई नौरोजी भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और आर.सी. दत्त भी थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी यहाँ बिल्कुल सही है। 21 बेसिक क्वेश्चन है। विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। आंसर डी यहाँ बिल्कुल सही है। और देखो इसको भी आप गैस कर सकते हो। मान लो आपको कुछ पता नहीं है, यहाँ पे विश्व दिया हुआ है, यहाँ पे एशिया दिया हुआ है तो ये होगा नहीं, यहाँ पे यूरोप दिया हुआ तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे यूएस फेडरल दिया हुआ तो ये भी नहीं होगा। यानी विश्व से संबंधित अगर कोई रिपोर्ट है तो विश्व लेवल की संस्थाएं ही उसको जारी करती होगी। एशिया विकास बैंक क्यों जारी करेगा उसको? यूरोपीय विकास बैंक क्यों उसको जारी करेगा? या यूएस फेडरल रिजर्व क्यों जारी करेगा, राइट। तो इस आधार पे इस ट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं आप आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। कोई रिपोर्ट जो विश्व लेवल के लिए प्रकाशित है तो उसको विश्व लेवल की संस्था ही जारी करती होगी। क्वेश्चन नंबर 22 कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR इसे बोलते हैं को 50 पॉइंट अगर कम किया गया, यानी RBI ने SLR कम कर दिया, तो उसका क्या प्रभाव होगा? उसका प्रभाव होगा ऑप्शन सी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकता है। यानी जो बैंक रेट था उसका इंटरेस्ट रेट लोगों से लेता है उसको रिड्यूस कर देगा ताकि अधिक से अधिक लोग उनसे पैसा लें। क्यों? क्योंकि SLR कम हो जाने से बैंकों के पास अधिक परिसंपत्ति होगी, बैंकों के पास पैसा अधिक होगा तो अधिक से अधिक मार्केट में वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगा, और अधिक से अधिक मार्केट में अगर वो ऋण देना चाहेगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना ऋण का जो रेट है वो कम कर दें। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। अगर एप्लीकेशन कहीं भी आपसे पूछे तो नॉर्मली ऑल ऑफ दीज आंसर सही होता है। तो यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके एप्लीकेशन के बारे में पूछा है क्वेश्चन। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कृषि बाजार को लेकर के हम कई बार डिस्कस करते हैं। APMC एक्ट आपको याद होगा, कई बार हमने डिस्कस किया है। और इसका देखो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा। यहाँ पे APMC एक्ट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी है। तो एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें APMC उसका सही होगा।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट। एपीएमसी एक्ट राज्य सरकार के द्वारा इनेक्ट किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। मंडी एक्ट भी इसे हम कहते हैं, और हाल फिलहाल में भी इसमें संशोधन हुआ है। यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का एक राष्ट्रीय प्राणी है, राष्ट्रीय जीव है, कौन सा? तो गंगा का डॉल्फिन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कुछ कथन है। पहला कथन है कि इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करोड़ों के अपवंचन की वकालत की, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, इसने सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व स्थापित किया, बिल्कुल गलत है। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की, यह भी गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कोई नहीं। नॉर्मली देखो, अभी तक जो मैंने पेपर एनालिसिस किया है, ये पहला क्वेश्चन मिल रहा है मुझे जहां नन ऑफ दीज आंसर सही है। नॉर्मली कोई नहीं अगर स्टेटमेंट में होता है तो वो सही नहीं होता है, ये मुझे अपवाद के रूप में पहला क्वेश्चन मिल रहा है। तो याद रख लेना, अगर आपके पास दो ऑप्शन होगा, अगर मान लो दो ऑप्शन होगा जिसमें एक नन ऑफ दीज होगा, तो नन ऑफ दीज सही नहीं होगा, अदर आपको सही मिल जाएगा। अगर मेरा 19 का पेपर आपने देखा है ना, या 18 का पेपर देखा है, तो वहाँ हमने इस बात को लेकर के डिस्कस किया है। तो जा करके 19 और 18 का पेपर जरूर देख लेना, वहाँ पे पेपर को किस तरह से हमने सॉल्व किया है, ट्रिक्स डिटेल में हमने वहाँ पे चर्चा किया। क्वेश्चन नंबर 27, तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। ये स्टेटमेंट कि राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पे चर्चा नहीं हो सकता। क्या राज्यसभा में बजट के बारे में चर्चा नहीं हो सकता? बिल्कुल चर्चा होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल गलत है। अब देखो, तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो सी होगा नहीं और डी होगा नहीं, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, और दोनों में ही पहला स्टेटमेंट कॉमन है, यानी पहला स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट सही हो गया। इसको हमें पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो कि राज्यसभा अनुदान की मांगों पे मतदान नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार अधिनियम 2019 आया था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को लेकर के ये एक्ट आया था। बेसिक क्वेश्चन है ये सब। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है, कौन जारी करता है? तो श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो जारी करता है। ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल सही है। अगेन देखो, यहां पे क्वेश्चन नंबर 30, साइंस एंड टेक का जब भी एप्लीकेशन का क्वेश्चन आए, नॉर्मली अगर आपको जानकारी नहीं है तो ऑल ऑफ दिस सही आंसर होगा। ये काफी टफ क्वेश्चन होगा उस समय में भी। तो इसको अगर जानकारी नहीं है तो तीनों स्टेटमेंट आप सही कर दो। ऑप्शन डी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साइंस एंड टेक का, आई रिपीट द फैक्ट, साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन पार्ट का अगर क्वेश्चन आए, आपको जानकारी नहीं हो, नॉर्मली अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर दें, लेकिन अगर आपको आंसर मारना ही मारना है तो ऐसे कंडीशन में ऑल ऑफ दिस जो होगा उसको सही कर दो। 90% केस में ऑल ऑफ दिस सही होगा साइंस एंड टेक के एप्लीकेशन पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 31, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वर्ल्ड बैंक से संबंधित, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित था। WTO का एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था जिसको लेकर के लगातार चर्चा हो रहा था और अभी भी चर्चा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं कार्ड को जो है, अगर आप कार्ड ले जाते हैं तो ये मान लो ये पर्टिकुलर जगह है, तो इसके ऊपर कार्ड अब रख दो, कार्ड टच भी नहीं होगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। सबसे पहले स्टेटमेंट 2 पढ़ो, ये इसको पढ़ो। इसमें क्या है कि NFC उन युक्तियों द्वारा उपयोग में अभिकल्पित किया जा सकता है जो एक दूसरे के 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो। तो नॉर्मली यूपीएससी जो डाटा देता है आपको गलत देता है, डाटा फंसाने के लिए देता है। 1 मीटर डिस्टेंस नहीं, कुछ सेंटीमीटर तक आप रखोगे, देन जाकर के आपका काम हो जाएगा, आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। तो
हमें दूसरा पता है कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट अगर गलत है तो ए होगा नहीं और डी होगा नहीं, या तो बी होगा या सी होगा, और दोनों में तीसरा स्टेटमेंट कॉमन है तो तीसरा बाय डिफॉल्ट सही हो गया। पहला पढ़ लो कि यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है, बिल्कुल सही है, तो पहला स्टेटमेंट भी सही मिल गया, तीसरा तो बाय डिफॉल्ट सही है। आंसर क्या हो गया? आंसर इसका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, गोलन हाइट्स चर्चा में था, कहां पे है गोलन हाइट्स? ये आपको पड़ता है इजराइल में। ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34, रुपए की परिवर्तनीयता क्या होता है? कि रुपए की परिवर्तन ये होता है कि रुपए के कन्वर्टिबिलिटी, इंग्लिश देखो इसका, देखो रुपए की कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है कि रुपए का कन्वर्जन दूसरे करेंसी में हो जाए, रुपए का बदलाव दूसरे करेंसी में हो जाए तो उसी को कन्वर्टिबिलिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि रुपए कितना आसानी से डॉलर में कन्वर्ट हो सकता है, कितना आसानी से यूरो में कन्वर्ट हो सकता है, उसी को कन्वर्टिबिलिटी कहा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन कोशिश करो आप कि इंग्लिश से ही पढ़ के इसका आंसर देने का, हिंदी बहुत टफ होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, अगर आपको जानकारी होगी तो बनाना चाहिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, केवल दूसरा कि दुर्गुड़ जो है जम्मू में पाया जाता है, अदरवाइज दोनों गलत है यहाँ पे, राइट। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 बेसिक क्वेश्चन है, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती और प्राणहिता इसकी सहायक नदी है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इसके द्वारा पारित क्या किया जाता है, कैसे एक्ट पारित होता है? तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों साधारण बहुमत के द्वारा ही कोई एक्ट को पारित किया जाता है। अभी तक मात्र इंडिया में 3 बार संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। कब किया गया है, कैसे किया गया है, किस एक्ट को पारित उसके माध्यम से किया गया है, जाकर के अपने बेसिक बुक से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वन तीनों का संयोजन है? ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो बिल्कुल सही है डी। क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था एक बार पहले भी, कि बुद्ध का संबंध किस देश से है या किस जगह से है, किस राज्य से है? तो बिल्कुल कौशल से तो है ही, मगध से भी है। तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 के क्वेश्चन है कि ओजोन को संरक्षण को लेकर के क्वेश्चन है। ओके 40 नंबर का क्वेश्चन है ओजोन के संरक्षण को लेकर के, और ओजोन का संरक्षण को लेकर के जो प्रोटोकॉल है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन यूपीएससी के लिए 2020 के लिए 21 के लिए आपको नागोया प्रोटोकॉल के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। नागोया प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, और क्योटो प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है आपको ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को लेकर के, राइट। क्वेश्चन नंबर 41, पहला स्टेटमेंट पढ़ो कि बाबर के भारत आने के बाद उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग होना शुरू हुआ, बिल्कुल गलत। बाबर से पहले भी सल्तनत काल में बारूद का प्रयोग हुआ था। तो मात्र अगर आपको ये जानकारी है तो ये आंसर निकल जाएगा। देखो पहला स्टेटमेंट गलत है तो ए होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, आंसर मिल गया बी। तो सिर्फ एक ऑप्शन को आपने एलिमिनेट किया, आपको आंसर मिल गया। और यही टेक्निक होगा यूपीएससी के पेपर को सॉल्व करने का, जो आपको अपने एग्जाम में अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, नीति आयोग की स्थापना किस के स्थान पर किया गया था? तो योजना आयोग को किया गया था। योजना आयोग को विघटित करके नीति आयोग की स्थापना किया गया था, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, रियो +20 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा हुआ। कभी हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमने आपके साथ चर्चा किया था एक बार कि पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आपको जाकर के पता होना चाहिए। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें की स्थापना की गई थी।
3 प्रोटोकॉल उसमें साइन हुए थे और तीनों प्रोटोकॉल पे यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आऊँगा आपके लिए, रियो डी जेनेरियो का जो सम्मेलन हुआ था 1992 में, उस पर लेकर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 44, भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है? जी नहीं, राष्ट्रपति में निहित होता है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं? नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो आंसर यहां पे डी इसका बिल्कुल सही है। गोल्डी लॉक्स जोन हमारे सौरमंडल के बाहर के जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में पृथ्वी के जैसी ग्रह की खोज के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। नासा रिसर्च कर रहा है, अन्य देश भी उसको लेकर के रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे सौरमंडल के बाहर कितने ऐसे ग्रह हैं जिसकी संरचना बिल्कुल पृथ्वी की तरह। क्वेश्चन नंबर 46, 1930 में अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पे, तमिलनाडु में तंजौर तट है, और वहां से जुड़े हुए थे सी राजा गोपालाचारी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बेसिक क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 47, कृष्णा नदी की सहायक नदी दक्षिणी तट पे एक नए शहर की स्थापना के लिए उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने राज्य का प्रशासन का दायित्व लिया, और जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी के दक्षिण में समस्त भूमि उस देवता की है। तो कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, और तुंगभद्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ हम्पी शहर, और वहीं पे विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई। यूपीएससी के लिए विजयनगर साम्राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी? बिल्कुल नहीं, एनी बेसेंट थी। ऑप्शन पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। बेसिक क्वेश्चन है, सबको जानकारी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है? पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये भी करंट का टॉपिक है, काफी चर्चा में था। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, और पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है कि यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने का आशय प्रदान करती है। ग्रीन क्लाइमेट फंड विकासशील देशों को फंड प्रदान करती है कि वो अपने यहाँ फॉरेस्ट लगाए, पेड़ पौधे लगाए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 50 कि 2014 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सशक्तिकरण और विकास पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था इसरो को। ऑप्शन यहाँ पे बी सी बिल्कुल सही है, इसरो को यह अवार्ड मिला था। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चन है वहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे।